दोस्तों, सबसे पहली बात कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और एक चीज़ बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये जो क्लासेस हैं, वो समझ में आ रहे हैं? मतलब बाकी जो चैनल होते हैं या फिर जो आप लोग का जो बुक है, क्या उस बुक से हटकर थोड़ी मतलब आसान भाषा में इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की जा रही है? तो कहाँ तक मैं सफल हो पा रहा हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? अब देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो ये था इस टॉपिक पर कि कवि कर्म से तात्पर्य 1.2 नंबर। उद्देश्य और प्रस्तावना की बात नहीं करेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन हाँ, बाकी सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो 1.3 नंबर जो पॉइंट है, इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लिखा क्या है कि लक्षण का लक्षण अर्थात परिभाषा कैसी हो। मतलब साफ तौर पे लिखा हुआ है कि लक्षण जो है, मतलब जब आप लोग इस लाइन को पहली बार पढ़ोगे या फिर कभी भी पढ़ोगे ना, तो आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी कि ये लाइन बोल क्या रहा है। कि लक्षण का लक्षण अर्थात परिभाषा कैसी हो, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए, यहीं पे मैं समझाता हूँ कि लक्षण जो है, उसका मीनिंग है परिभाषा, ठीक है? तो लक्षण का परिभाषा कैसा होना चाहिए, वही बताना है। अगर अब भी आप लोग नहीं समझे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, जब हम लोग आगे समझेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए वही लाइन लिखा है कि लक्षण का लक्षण अर्थात परिभाषा कैसा हो, ये समझिए पहले। सबसे पहले ये समझिए कि लक्षण का अर्थ क्या है। तो लक्षण का सीधा सा अर्थ है परिभाषा। लक्षण का मतलब ही है परिभाषा, ठीक है? जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार या विषय की ऐसी विशेष पहचान बताते हैं जिससे वह दूसरी सभी चीजों से अलग दिखाई दे, तो उसे लक्षण कहते हैं। ध्यान से समझिए आप लोग, ये देखिए, किसी भी चीज के बारे में, जब भी किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी एक विचार के बारे में, किसी भी मतलब कोई भी चीज हो, उसकी अगर हम लोग एक पहचान बता रहे हैं, तो उसके उसके अंदर जो गुण हैं, वो दूसरे से अलग होने चाहिए। वो केवल उसी में पाया जाए जब उसके लक्षण बताएँगे, ठीक है? जब कोई गुण किसी दूसरे में नहीं पाया जाता, केवल एक ही व्यक्ति में पाया जाता है, एक ही वस्तु में पाई जाती है, तो हम लोग उससे उसका लक्षण बोलते हैं। साधारण भाषा में समझिए, उदाहरण मैंने लिया यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए। अगर कोई पूछे कि मनुष्य किसे कहते हैं, ठीक है? ये लाइन आप लोग एक बार सुनिए। अगर कोई पूछे कि मनुष्य किसे कहते हैं, और अगर हम केवल कह दें कि जो चलता है, ठीक है? तो क्या इसका सही जवाब हुआ? क्योंकि ये तो सही परिभाषा नहीं है, क्योंकि जानवर भी चलते हैं, ठीक है? जानवर भी चलते हैं, मनुष्य भी चलते हैं, लेकिन मनुष्य की ये सही परिभाषा नहीं है, मनुष्य का सही लक्षण नहीं है। मनुष्य का कौन-सा लक्षण है? लेकिन अगर हम कहें कि मनुष्य वो प्राणी है जो बुद्धि और विवेक से युक्त है, मतलब बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण है, उसी को हम लोग मनुष्य बोलेंगे। तो ये मनुष्य की विशेष पहचान बताती है, यही लक्षण कहलाता है। मान लीजिए मैं आप लोगों को एक और उदाहरण बताता हूँ, जैसे कोई गाँव में राम नाम का लड़का है, ठीक है? और उस गाँव में बहुत सारे राम नाम के लड़के हैं। अगर आप किसी की पहचान बताएँगे, अगर आप कोई पूछेगा मतलब कौन से राम के बारे में बात हो रहा है, तो मान लीजिए उसमें से एक राम जो है वो लंगड़ा है, तो आप बोलेंगे अरे वही जो लंगड़ा है, मैं उसी राम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो डायरेक्शन फिक्स हो गया, यहाँ पे लक्षण बता दिया गया कि उस आदमी का कौन-सा लक्षण है जिससे उसे आप पहचान लेते हैं। बाकी जो राम नाम के लड़के हैं उस गाँव में, उनका कोई भी लंगड़े नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ एक ही व्यक्ति लंगड़ा है जिसके बारे में आप बात बोल रहे हैं। तो समझ में आया? अब बताते हैं कि लक्षण बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी काव्य लिखा जाए, कोई भी अ, विचार आए, तो उसमें लक्षण में कौन-कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जब भी किसी विषय की परिभाषा बनाई जाए, ठीक है?
कोई भी परिभाषा जब आप बना रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की जब आप लक्षण बना रहे हैं, तो उसमें ऐसा गुण बताया जाना चाहिए जो केवल उसी वस्तु में हो, किसी दूसरे में ना मिलता हो या फिर ना हो, केवल उसी में पाया जाए, ऐसे ही गुण को हम लोग लक्षण बोलते हैं। तो यही एक अच्छी परिभाषा की पहचान है या फिर यही एक अच्छी लक्षण की पहचान है। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि लक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो भारतीय आचार्यों ने लक्षण के 2 प्रकार बताए हैं। आप लोगों की किताब में भी ये सारी चीजें मेंशन है। पहला नंबर है स्वरूप लक्षण और दूसरा है तटस्थ लक्षण। ठीक है, तो देखिए स्वरूप लक्षण कौन सा है। स्वरूप लक्षण क्या है, तो इसमें वस्तु का मूल और स्थायी गुण बताया जाता है, यानी वह गुण जिसके बिना वह वस्तु अधूरी हो जाए। मतलब जो मूल गुण है वही बताया जाएगा और वही होगा स्वरूप लक्षण। उदाहरण के तौर पर अगर समझें कि यदि कहा जाए अग्नि गर्म होती है, आग जो है वो गर्म होता है, ठीक है, या फिर अग्नि गर्म होती है, तो गर्म होना अग्नि का मूल गुण है। अग्नि ठंडा तो नहीं होती, ठीक है, तो अग्नि का मूल रूप क्या है कि वो गर्म होता है, इसलिए ये उसका स्वरूप लक्षण है, क्योंकि उसके मूल गुण के और स्थायी गुण को बताया गया है जो कभी नहीं हटने वाला, कभी नहीं चेंज होने वाला। अब देखिए यहाँ पे तटस्थ लक्षण भी बताए गए हैं, दूसरे नंबर के लक्षण होते हैं, मतलब लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो तटस्थ लक्षण है इसमें क्या होता है कि इसमें वस्तु का मूल गुण नहीं बताया जाता है, बल्कि ऐसा गुण बताया जाता है जिससे उसकी पहचान हो जाए। बस मान लीजिए कोई वस्तु है और उसके मूल गुण को नहीं बता रहे हैं, केवल पहचान के लिए बता रहे हैं कोई गुण, तो वो हो गया तटस्थ लक्षण। उदाहरण, यदि कोई कहे जिस घर के सामने बड़ा पीपल का पेड़ है वही राम जी का घर है, तो यह राम जी के घर का मूल गुण नहीं है। बड़ा पीपल जो है वो राम जी के घर का मूल गुण नहीं है, लेकिन फिर भी पहचान कराने के लिए ये पर्याप्त है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तटस्थ लक्षण। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्षण परिभाषा क्यों बनाया जाता है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, अगर ना होता तो क्या होता। तो देखिए लक्षण बनाने के पीछे 2 उद्देश्य होते हैं। पहला है उस वस्तु को दूसरी वस्तुओं से अलग पहचानना, बिल्कुल सही बात है, लक्षण नहीं होगा तो कोई भी चीज किसी दूसरे से अलग नहीं होगा, इसलिए लक्षण बनाना जरूरी है या फिर लक्षण को बताना भी जरूरी है, क्योंकि लक्षण नहीं होगा तो कोई भी वस्तु एक दूसरे से अलग नहीं होगा। तो लक्षण के कारण ही एक वस्तु, एक विचार, एक विषय दूसरे से अलग होती है। ठीक है, दूसरा है लोगों को सही ज्ञान देना ताकि किसी को भ्रम ना रहे, यानी अच्छी परिभाषा हमेशा स्पष्ट पहचान कराती है। दूसरा नंबर एक और है कि भारतीय दर्शन से काव्य शास्त्र तक, मतलब हम लोग जो पॉइंट आउट पढ़ते आ रहे हैं उसमें एक और पॉइंट है कि भारतीय दर्शन शास्त्र में या फिर दर्शन में काव्य शास्त्र तक, मतलब भारतीय जो दर्शन की परंपरा रही है फिलोसॉफी का, ठीक है, उससे लेकर काव्य शास्त्र तक का क्या वो सब देखिए, मतलब क्या है वो सब देखते हैं। तो भारतीय दर्शन में भी लक्षणों का प्रयोग किया गया है। ब्रह्म जैसी कठिन बातों को समझाने के लिए भी परिभाषा बनाई गई है। ब्रह्म जो चीज है, मैंने MHD 13, आई थिंक MHD 13 जिनका बुक होगा उनको पता होगा, उसमें ब्रह्म की शायद एक कॉन्सेप्ट है, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसमें ब्रह्म की सारी बातों को बनाने के लिए बहुत कठिन से शब्द उसमें प्रयोग किए गए हैं, फिर भी उसकी परिभाषा बनाई गई है। तो बाद में यही पद्धति भारतीय काव्य शास्त्र में भी अपनाई गई, इसीलिए काव्य की भी परिभाषा बनाते समय कुछ नियम बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण भाग को देखते हैं। एक अच्छे काव्य लक्षण में कौन कौन से गुण होने चाहिए। जब हम लोग लक्षण अर्थात काव्य लक्षण की बात कर रहे हैं, परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छे काव्य में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। तो पहला नंबर है अति व्याप्ति का दोष नहीं होना चाहिए। अच्छा, अति व्याप्ति का मतलब क्या है, तो देखिए अति व्याप्ति का मतलब है परिभाषा इतनी बड़ी हो जाए कि उसमें दूसरी चीजें भी शामिल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिभाषा बिल्कुल भी बड़ा नहीं होना चाहिए जिससे उसके जिस विषय में बात हो रहा है उससे हटकर किसी और चीज को उसमें शामिल कर लिया जाए, पहली नंबर बात। उदाहरण के तौर पर भामह ने कहा, भामह जो संस्कृत के आचार्य हैं, उन्होंने कहा शब्द और अर्थ का मेल ही काव्य है।
शब्द और अर्थ अगर मिल जाए तो ये काव्य बनता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द और अर्थ कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, लेकिन शब्द और अर्थ का मेल तो हर पुस्तक में होता है, समाचार पत्र में भी होता है, इतिहास की किताब में भी होता है। तो फिर केवल कविता की पहचान कैसी होगी? मान लीजिए भामा ने कविता लिखा और कविता में बोल रहे हैं कि शब्द और अर्थ का मेल ही काव्य है। मतलब बोल रहे हैं वही कि काव्य क्या है? शब्द लिखना और उसका मतलब बताना भी कविता ही है। भामा का कहने का मतलब यही है कि शब्द लिखा और उसका अर्थ बता दिया तो ये काव्य हो गया। लेकिन क्या समाचार पत्र में भी तो शब्द और अर्थ होते हैं? पुस्तक में भी होती है, इतिहास की किताब में भी है, ठीक है? तो क्या ये सभी के सभी काव्य हैं? इसलिए इसमें अतिव्याप्ति का दोष माना गया है। मतलब अ, भामा जो बातें कहते हैं उनमें अतिव्याप्ति का दोष माना जाता है। अगला है अव्याप्ति का दोष नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक हो गया अतिव्याप्ति, दूसरा हो गया अव्याप्ति का दोष नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अव्याप्ति का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, परिभाषा अव्याप्ति का मतलब हो गया परिभाषा इतनी छोटी हो जाए कि काव्य के कुछ रूप बाहर रह जाए। पहले वाला है कि बड़ा हो जाए, जिसमें कोई चीजें और कुछ चीजें उसमें घुस जाए, ठीक है, यहाँ पर। और दूसरी चीजें हैं कितना छोटा हो जाए कि मतलब जो उसका मूल गुण बताना चाहिए वो भी ना बता पाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि कविता शीघ्र भावों का सहज उच्छलन है। जो आपके मन में भाव आ रहे हैं उसी को बताना या फिर दिखा देना, लिख देना, बता देना एक दूसरे को, ये उसका सहज उच्छलन है। यह केवल भावात्मक कविता पर लागू होती है, लेकिन वीर रस, महाकाव्य, नाटक आदि पर नहीं होते। इसलिए इसे अव्याप्ति दोष कहा गया है। अगला है लक्षण छोटा लेकिन अर्थपूर्ण होना चाहिए। 3 नंबर है कि परिभाषा कैसी होनी चाहिए या फिर लक्षण कैसा होना चाहिए? तो लक्षण छोटा होना चाहिए लेकिन उसका मीनिंग होना चाहिए। अच्छी परिभाषा हमेशा छोटी होती है, याद रखने योग्य होती है, अर्थपूर्ण भी होती है, ताकि या फिर जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी याद भी रहेगी। अब बात करते हैं कि कठिन तकनीकी शब्द नहीं होने चाहिए। मतलब और कौन से गुण होने चाहिए उसमें? कठिन शब्द जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। यदि परिभाषा में ऐसे शब्द आ जाएं जिन्हें सामान्य विद्यार्थी समझ ही ना सकें तो परिभाषा का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए रस, अलंकार, वक्रोक्ति जैसे कठिन परिभाषिक शब्दों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। 5वां नंबर है परिभाषा बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। मतलब लक्षण कैसी होनी चाहिए? तो मैंने अभी भी कहा कि बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति ये सारी बातें वही हैं, बस शब्द बदल गए हैं। तो आप लोग भी एग्जाम में क्या कर सकते हैं दोस्तों कि शब्द को बदल कर भी सेम चीजें लिखी जा सकती हैं। तो परिभाषा बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। यदि परिभाषा बहुत लंबी होगी तो उसमें विरोधाभास आएगा, भ्रम पैदा होने लगेंगे। इसलिए अच्छी परिभाषा हमेशा संक्षिप्त होती है, छोटी होती है। अच्छा, छठा नंबर है लक्षण सरल और स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, ऐसी भाषा हो उसमें जिसे हर विद्यार्थी आसानी से समझ सके, वही बातें घुमा फिरा कर कही गई है। जटिल, कठिन और उलझी हुई भाषा अच्छी परिभाषा की पहचान नहीं होती। 7वां नंबर है अत्यधिक दार्शनिक बातें नहीं होनी चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा आप लोगों को, जैसे यदि परिभाषा में ब्रह्म, माया, आत्मा जैसी गहरी दार्शनिक बातें भर दी जाए, कूट कूट कर अगर उसमें भर दी जाए तो सामान्य विद्यार्थी उसे समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए परिभाषा सरल और व्यवहारिक होनी चाहिए। अंत में यही कहना है कि सबसे अच्छी परिभाषा वही होती है जो कम शब्दों में अधिक अर्थ समझा दे। इसलिए तुलसीदास की पंक्ति है यहाँ पे। तुलसीदास वाला शब्द आप लोग डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है। तुलसीदास नहीं है, तो यहाँ पे तुलसीदास नहीं है। इसलिए ये जो पंक्ति दी गई है आप लोगों के बुक में कि अर्थ अमित अति आखर थोड़े, ये वाला जो लाइन है उसका उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यह है कि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ बताना ही सबसे अच्छी परिभाषा की पहचान है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि इस पूरे टॉपिक का सार केवल इतना है कि लक्षण यानी परिभाषा वो होती है जो किसी वस्तु की सही और विशिष्ट पहचान कराए। मतलब जो वस्तु है उसी के बारे में बताए, विशिष्ट पहचान कराए, ना कि किसी और चीज के बारे में, और बिल्कुल भी भ्रम पैदा ना करे।
एक अच्छी परिभाषा ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, न बहुत छोटी, न कठिन होनी चाहिए, न भ्रम पैदा करने वाली। उसमें केवल वही गुण बताए जाने चाहिए जो उस वस्तु की वास्तविक पहचान हो। लेखक अंत में यही स्पष्ट करता है कि कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने वाली सरल, स्पष्ट, तार्किक और सर्वग्राह्य परिभाषा ही सबसे श्रेष्ठ लक्षण मानी जाती है। यही सिद्धांत आगे काव्य की विभिन्न परिभाषाओं का मूल्यांकन करने का आधार बनता है या फिर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा कि यहाँ पर तीसरे नंबर का जो बिंदु था, लक्षण का लक्षण अर्थात परिभाषा कैसी हो। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, या फिर आप लोग अगर चाहें तो प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को, देखेंगे जिसमें संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। तो जब तक इस वीडियो को रेडी किया जा रहा है तब तक आप लोग बाकी सारी चीज़ें देखिए, ये वीडियो भी जरूर मिलेगी। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।